तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 2023 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। और ये सेट नंबर 2 है हमारा, तो जिसमें हमने बीपीएससी 2023 में जो 12 फरवरी को बीपीएससी का 68 पेपर हुआ था वो पेपर है। और चूँकि क्या है, इन्हीं पेपर से कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हमने इसको कवर किया है। देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन पूछा था कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। 5 विकल्प दिए हुए हैं, तो जैसा कि इस पर माइनस मार्किंग भी है तो ध्यान दीजिएगा। कार्बन स्टील, क्रिप्टन, मिट्टी का तेल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बता रहा है कि पदार्थ के कोई निश्चित आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। तो ये किसके लिए होता है? द्रव के लिए होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, मिट्टी का तेल। क्योंकि कार्बन स्टील जो है ये ठोस है, क्रिप्टॉन गैस है तो ये गैस है, और मिट्टी का तेल जो है द्रव है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। और द्रव्य पदार्थ की बात करें तो कोई भी ऐसी वस्तु जो कि स्थान घेरती हो और जिसमें भार हो, द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस जो है तो इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, इनका आयतन और आकार जो है निश्चित होता है। जबकि द्रव के मामले में इनके अणु जो होते हैं अपेक्षाकृत दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, और इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है अनिश्चित होता है। यानी कि जिस प्रकार के बर्तन में इनको डाला जाता है या जिस पात्र में इनको डाला जाता है इनका आकार वैसा हो जाता है। और गैस की बात करें तो ना ही इसका आकार निश्चित होता है ना ही आयतन, है ना। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण बताना है, कौन है इनमें। 5 विकल्प हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड, और उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, जो कि अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, है ना। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, और उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन तीनों जो हैं ग्रीन हाउस गैस हैं और ये अपने प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, है ना। और ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी घटना है जब पृथ्वी के वायुमंडल की कुछ गैसें जो हैं ये सूर्य से ऊष्मा अवशोषित करती हैं और उनको वापस नहीं भेजती हैं, और उसी ऊष्मा से पृथ्वी को गर्म करती हैं। और इन गैसों को ही ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प शामिल हैं, और फ्लोरिनेट गैस भी इसमें शामिल हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ता है। और प्रश्न नंबर 4 देखें तो प्रश्न नंबर 4 है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके रिक्त स्थान गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कि धातु कार्बोनेट अम्ल जो हैं ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, है ना। तो अगर धातु कार्बोनेट की बात करें तो एक सिंपल सा धातु कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 + 2HCl, यानी कि HCl के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। जबकि
अगर बात करें अम्ल और क्षार यानी कि हाइड्रोक्साइड और क्षार और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। हालांकि इसका जो सबसे सिंपल उदाहरण है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है और HCl अम्ल है। दोनों मिलके NaCl और जल का निर्माण करते हैं। और अम्ल की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टा और नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाला होता है, जबकि क्षार की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्षार जो है इसका स्वाद कड़वा होता है और छूने में साबुन जैसा लगता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब बात आती है कि ये लिटमस पेपर क्या होता है। तो लिटमस पेपर एक प्रकार का पेपर ही है जो कि नीले या लाल रंग में मिलता है, जिससे अम्ल या क्षार की पहचान की जाती है। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार जो हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, है ना। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 5 देखें। तो प्रश्न नंबर 5 है कि HOOC COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल को HOOCOOH कहा जाता है। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है। तो ऑक्जेलिक अम्ल को ना जो मूलानुपाती सूत्र होता है इसका C2O4H2 होता है और इसे एथेनियोडोइक एसिड भी कहा जाता है। एथेनियोडोइक एसिड ऑक्जेलिक अम्ल का एक जो रासायनिक नाम है वो एथेनियोडोइक एसिड है। इसके अलावा ये एक रंगहीन क्रिस्टली ठोस है होता है जो कि जल में घुलनशील होता है और जितने भी जीव होते हैं लगभग सभी जीवों में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और अब थोड़ी सी कार्बोनिक अम्ल के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो इस अम्ल को, ये जो कार्बोनिक अम्ल होता है इसको श्वसन एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फैक्चुअल चीज़ है कि इसको रेस्पिरेशन एसिड यानी कि श्वसन एसिड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा अम्ल है जो मानव फेफड़ों के द्वारा गैसीय अवस्था में उत्सर्जित होता है। इसके लिए कार्बोनिक अम्ल को, जिसका फार्मूला H2CO3 होता है, एक श्वसन एसिड के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यह एक दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल होता है जो कि स्वाभाविक रूप से मानव शरीर में होता है और शरीर के pH स्तर के नियामक रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया से कम मात्रा में उत्पन्न होता है। इसके अलावा यह कई कार्बोनेटेड पेय में पाया जाता है जो कि इसकी विशिष्ट फिज होती है। और ये जो कार्बोनिक अम्ल है इसका उपयोग व्यापक रूप से खाद्य और पेय उद्योग में एक अम्ल कारक, स्वाद देने वाले कारक के रूप में और उत्पादों के pH को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है कार्बोनिक अम्ल का। अब बात कर लें एसिटिक अम्ल का, जिसे कि एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो इसका जो फार्मूला है वो C2H4O2 या CH3COOH के मूलानुपाती सूत्र के साथ एक रंगहीन वाष्पशील तरल है जो कि सिरका का एक प्रमुख घटक है और इसका उपयोग पॉलीविनाइल एसीटेट और सेल्यूलोज एसीटेट जैसे बहुत सारे औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में भी किया जाता है। और व्यापक रूप से एक परिरक्षक यानी कि खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए, स्वादिष्ट मसाला बनाने का कारक और सफाई कारक के रूप में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और यह एक दुर्बल अम्ल है जिसका स्वाद जो है खट्टा और तीखा होता है। साथ ही साथ यह हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से कार्बोहाइड्रेट के पाचन के दौरान कम मात्रा में उत्पन्न होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 देखें तो प्रश्न नंबर 6 एसिटिक अम्ल से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या ए हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल का जो गंध है वो सिरका के समान होता है, क्योंकि सिरका से ही मतलब एसिटिक अम्ल सिरका का वो है, रूप है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अब थोड़ी सी टमाटर की हम बात कर लें, जो कि एक इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली सब्जी है।
और इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसके वानस्पतिक नाम दो हैं। अब दो ऐसे कि पुराना नाम कुछ और था, नया नाम और है। पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम है लाइकोपोर्सिकान एस्कुलेंटम, और नए नाम की बात करें तो वो है सोलेनम लाइकोपोर्सिकान। ठीक है। और इसके इतिहास की बात अगर हम करें तो इसका जो सबसे पहली उपज हुआ वो दक्षिण अमेरिका में हुआ था, और मैक्सिको राज्य यानी कि जो उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है मैक्सिको, वहाँ इसका भोजन के रूप में प्रयोग प्रारंभ हुआ और अमेरिका के स्पेनिश उपनिवेश होते हुए विश्व भर में ये फैला। और टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें लाइकोपीन नाम का एक वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। अब देखें प्रश्न नंबर 7 को। तो प्रश्न नंबर 7 है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 5 विकल्प हैं। पहला है कि उनकी विद्युत चालकता समान होती है। बी है कि उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है। सी है कि उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ई हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनकी विद्युत चालकता समान नहीं होती है और इनके पास समान क्रिस्टल संरचना नहीं होती है, क्योंकि हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है और इसमें sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है, वो इतना कठोर नहीं होता है ना। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है, तो प्रश्न नंबर 8वां है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो ये जो रंध्र के बारे में असल में पूछ रहा है तो ये स्टोमेटा के बारे में पूछ रहा है, जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, उनसे संबंधित प्रश्न है। इसके 5 विकल्प हैं। पहला है कि कोशिकाओं में न्यूक्लियस की उपस्थिति के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। बी है कि कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना के कारण ऐसा होता है। सी है कि कोशिकाओं में पानी की मात्रा है इसकी वजह से, या फिर डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो असल में यहाँ पे जो सही विकल्प होगा, सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा कि कोशिकाओं में पानी की मात्रा होती है जिसकी वजह से जो रंध्र हैं वो खुलते या बंद होते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब अगर इसका व्याख्या देखें तो जो रंध्र होते हैं या जो स्टोमेटा होते हैं, इनका खुलना और बंद होना रंध्र की गार्ड सेल यानी जो इनके रक्षक कोशिकाएं होती हैं उनकी सक्रियता पर निर्भर करता है। तो ये जो रक्षक कोशिका या गार्ड सेल होती हैं, इनकी जो सेल वाल या कोशिका भित्ति है ये असमान मोटाई की होती है, यानी कि इनकी जो मोटाई है कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है। तो जब ये कोशिका कड़क होती है तो इनका रंध्र जो है खुल जाता है, और जब इनके कोशिका ढीली हो जाती हैं तो ये रंध्र बंद हो जाता है। इसका वजह ये है कि जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं ये आसपास की कोशिकाओं से पानी अवशोषित करके कड़क हो जाती हैं, जिससे जो रक्षक कोशिकाओं की जो पतली भित्तियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं। तो जिससे क्या है कि छिद्र के आसपास की मोटी भित्ति जो है वो बाहर की ओर खुलती है और छिद्र या रंध्र जो है वो खुल जाता है। और जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो तनाव मुक्त जो पतली भित्ति होती है ये फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप जो है छिद्र बंद हो जाता है। तो ये यानी कि कोशिकाओं में पानी की मात्रा या पानी की उपस्थिति की वजह से ही जो रंध्र हैं वो खुलते या बंद होते हैं। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं खुला हुआ रंध्र और बंद होता हुआ रंध्र, है ना। इसके अलावा ये संरचना कुछ इस प्रकार का है रंध्र का, जो खुलता और बंद होता है। अब आगे बढ़ें, देखें प्रश्न नंबर 9 को। तो प्रश्न नंबर 9 है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा लाल और नीला, यानी कि ए विकल्प, यानी कि लाल और नीले के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को जो क्लोरोफिल है ये अवशोषित करता है। और क्लोरोफिल की बात करें तो ये हरे पौधों में पाया जाने वाला एक वर्णक है जो कि दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम से लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है, और ये हरे रंग का वर्णक होता है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 देखें। तो प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, यानी कि जिसका वो खुद अपना एक डुप्लीकेट बना ले। तो इसके भी 5 विकल्प हैं। पहला है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, और बी है कि डीएनए की उपस्थिति, सी है आरएनए की उपस्थिति,
या डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डी तो ऑफकोर्स होगा ही नहीं क्योंकि उपर्युक्त में से एक से अधिक डीएनए और आरएनए होते हैं, तो ये है, तो डी तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा कि डीएनए और आरएनए इन दोनों की उपस्थिति के कारण क्लोरोप्लास्ट जो है अपनी स्वप्रतिकृति बना लेता है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए आरएनए के अलावा राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और इनका जो क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए पाए जाते हैं ये कोशिका के केंद्रक से अलग होते हैं, और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं कोशिकांग है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसका कार्य लगभग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में होता है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो इसे यानी कि क्लोरोप्लास्ट को पादपों का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे पादपों का भोजन निर्माण होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। तो साथियों ये था बीपीएससी 2023 के लिए एक मॉडल सेट, और ये भाग 2 था हमारा। आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ काम आया, और ऐसा हो तो जरूर चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय